प्यारे दोस्तों, आज हम विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया है उस सेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 में मिलता है। 196 में कहा गया है कि विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपवन विधानमंडल के किसी सदन में बिल को किस तरीके से लाया जाएगा, इस सब चीजों के बारे में प्रोविजंस दिया गया है। तो पहले दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे राज्य विधानमंडल, अगर राज्य विधानमंडल किसी सदन में, किसी राज्य में एक सदनीय है, अगर राज्य विधानमंडल एक सदनीय है किसी राज्य में, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? विधानसभा कहेंगे। अगर किसी राज्य में विधानमंडल एक सदनीय है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस सदन को विधानसभा कहेंगे। और यदि किसी राज्य में विधानमंडल दो सदनीय है तो एक को विधानसभा कहेंगे और दूसरे को क्या? विधान परिषद कहेंगे। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। विधानसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का विघटन होता रहता है। विधान परिषद को कभी विघटित नहीं होने वाला क्या है? सदन है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। विधान परिषद का सृजन और समाप्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है। प्रोविजन किस तरीके के, ये आपको विधान परिषद का सृजन कब होगा, कैसे, ये सब चीजों के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 169 में क्या है? दिया गया है। ठीक है। और राज्य विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल का उल्लेख अगर हम बात करें दोस्तों, राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख हमको कहां पर मिलता है दोस्तों? तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में मिलता है। कहां पर मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में देखने को मिलता है। राज्य विधानमंडल का जो प्रोविजंस दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर का, वो अनुच्छेद 168 में दिया गया। ये डायरेक्टली अनुच्छेद पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, राज्य विधानमंडल जहां पर एक सदन होगा, उसको हम विधानसभा कहेंगे। जहां पर दो सदन होगा वहां पर विधानसभा और विधान परिषद कहेंगे। ठीक है, ये चीज है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल जो है दो सदनीय है। विधानमंडल क्या है दोस्तों? दो सदनीय है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल क्या है? दो सदन है। जहां पर क्या है? दो सदनी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों। कहां कहां देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य विधानमंडल में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल जो है कि दो सदन है। ये चीजें हैं। अब किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन होगा, विधान परिषद की समाप्ति होगा, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया। ठीक है। यदि उस राज्य की विधानसभा के द्वारा उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है, तो संसद जो है उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है या उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो ये चीजें है प्रोविजंस। ठीक है। तो राज्य विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई बिल लाया जाएगा, उस बिल को पारित करने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है और वह उस बिल पर स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति को रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस भेज सकते हैं, या राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। ये सब बातें की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 196 में एक प्रक्रिया दी गई है कि कोई बिल विधानसभा में, विधान परिषद में किस तरीके से लाया जाएगा, उस प्रोविजन अनुच्छेद 196 में दिया गया है। विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, ये चीज है। प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ये चीजें हमारे। फिर अनुच्छेद 200 के तहत क्या है? राज्यपाल स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये आपको मालूम होनी चाहिए कि अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद जब बिल आता है कोई, तो वह उस बिल पर अपनी स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस भेज सकते हैं, या अनुच्छेद 201 के तहत किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। तो डायरेक्टली अनुच्छेद एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल से पारित किसी बिल को
पर जो है एक्शन लेते हैं, वो एक्शन स्वीकार भी कर सकते हैं, उस बिल को रोक सकते हैं, अपने पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और कोई बिल है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं, वह अनुच्छेद 201 के तहत करते हैं, ये चीजें। अगर राज्य विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे विषय पे कानून बना रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसे विषयों से रिलेटेड बिल को क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें प्रक्रिया का किया बात है। और अब ये जान गया दोस्तों, राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। राज्य विधानमंडल में एक सदन भी हो सकता है, या अगर एक सदन होगा तो उसको विधानसभा कहेंगे, दो सदन होगा तो एक को विधान परिषद कहेंगे और दूसरे को क्या, विधानसभा कहेंगे। ये सब चीजें आप जान जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको लग रहा है बेसिक आपको समझ में, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर राज्य विधानमंडल 2 सदनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन सब चीजों को। चलिए, तो ये अनुच्छेद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 196 में किन बातों का उल्लेख है, अनुच्छेद 200 में क्या बातें प्रोविजंस है, अनुच्छेद 201 के तहत क्या बातें की गई है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। राज्य विधानमंडल का प्रोविजंस किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल 2 सदनी है, ये भी आप चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, विधान परिषद की समाप्ति की जा सकती है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये सब चीजें आप देख लेंगे दोस्तों। चलिए, फिर हम लोगों ने विधानमंडल की बात किया। विधानमंडल का सेशन कौन बुलाया जाए, राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। सत्र जो होता है विधानमंडल का, सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा जो सेशन बुलाया जाता है। और इसका उल्लेख हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में देखने को मिलता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजते, मतलब सेशन को बुलावा भेजते। जैसे देखते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, कोई विशेष सत्र बुलाया गया राज्यपाल के द्वारा, ऐसे है। लेकिन सामान्यतः एक वर्ष में राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। ठीक है, और 2 बैठक होना चाहिए, इसका मतलब यह हो गया 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकता है, आप एकदम तैयार रहिए। राज्य विधानमंडल की प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। 2 सत्रों 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल अगर जहां पर एक सदन है उसको विधानसभा कहेंगे, जहां पर 2 सदन है वहां एक को विधानसभा कहेंगे और दूसरे सदन को क्या, विधान परिषद कहेंगे। विधानसभा का विघटन होता रहता है प्रत्येक 5 वर्ष से, उससे पहले विघटन हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अपनी प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को पहले भी विघटित किया जा सकता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, ये मालूम होने चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे क्या है, ऐसा व्यवस्था किया गया है। देखिए, सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष है, लेकिन जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं जिनका ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि 6 साल कार्यकाल पूरा होता रहे और 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या है, सदनों से क्या है, विधान परिषद के सदस्य क्या है, स्थान 1/3 स्थान क्या रिक्त होता है और नए सदस्य या पुनः निर्वाचित होकर सदस्य जो है विधान परिषद में आ सके, ऐसा व्यवस्था किया गया है। ठीक है, इस प्रकार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है। विघटन किसका होता है, तो विधानसभा का विघटन होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सत्रावसान की बात करें, प्रोरोगेशन की बात करें, तो सत्रावसान किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। अब विघटन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए सत्र का, विधानमंडल का सत्र बुलाना हो गया, सत्र अवसान करना हो गया, मतलब सत्र को समाप्ति करना, और विधानसभा का क्या है, विघटन करना। ये तीनों काम किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विघटन, विधानसभा का विघटन, लेजिस्लेटिव असेंबली का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये चीजें मालूम होनी चाहिए। सत्र अवसान, जो सत्र चल रहा था उसकी समाप्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए इस चीज आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो सत्र अवसान है एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न्ड कब होगा, सदन जो है स्थगित कब हो जाएगा, एडजॉर्न्ड कब हो जाएगा, तो सदन का स्थगन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इस बात पर आप फोकस करिएगा दोस्तों, सदन का जो स्थगन जिसके द्वारा किया जाता है वह पीठासीन अधिकारी। वो पीठासीन अधिकारी, अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष हो सकते हैं, या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एक पैनल पीठासीन अधिकारी का अपॉइंट किया जाता है वो भी हो सकते हैं, या ऐसे विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सभापति हो सकते हैं या उप सभापति हो सकते हैं, या विधान परिषद के सभापति के द्वारा जो पीठासीन अधिकारी के लिए पैनल अपॉइंट किया गया वो हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि दोस्तों जो स्थगन होता है, सदन के स्थगन पे आप फोकस करिएगा दोस्तों, सदन का जो स्थगन होता है, सदन का जो एडजॉर्न होता है वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो सदन का सत्र बुलाना हो, सदन का सत्र अवसान करना हो और विधानसभा का विघटन करना हो, ये सब चीजें राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्थगन, सदन का जो स्थगन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जैसे विधानसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, विधान परिषद की जो सभापति हैं वे सदन का क्या स्थगन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोरम और गुणपूर्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोरम क्या है, तो कोरम का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में किया गया है। ठीक है, 189, ये ध्यान में रखिएगा। कोरम गुणपूर्ति का मतलब होता है सदन की न्यूनतम संख्या, सदन के सदस्यों की उतनी न्यूनतम संख्या जिससे कि सदन का कार्य संचालन आरंभ हो सके। ठीक है, वही चीज है, सदन के संचालन के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो आवश्यकता होती है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उस सदन की कार्य संचालन सही ढंग से संचालित हो सके, आरंभ हो सके, उसके लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर न्यूनतम सदस्य उपस्थित नहीं है तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष, जो विधान परिषद सभापति हैं, वे सदन को स्थगित कर देते हैं। जब तक गुणपूर्ति नहीं होगा तब तक सदन का कार्य आरंभ नहीं हो सकता। इस संविधान में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में इस बात का उल्लेख किया गया है, सदन के संचालन के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है। और न्यूनतम क्या मतलब क्या होगा, सदस्य, सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403 सदस्य संख्या है। अब 403 का हम 10वां हिस्सा निकालेंगे तो 40.3 आ रहा है। इसको हम राउंड फिगर में लेंगे, चूंकि अब पॉइंट में तो होगा नहीं, तो 41 सदस्य चाहिए। कितने सदस्य चाहिए, 41 सदस्य चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्य आरंभ हो सके, विधान सभा की कार्य संचालन आरंभ हो सके, वहां की जो कार्य प्रणाली शुरू हो सके, उसके लिए विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 41 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। जो 41 विधायक है उनकी उपस्थिति जो है विधानसभा में होगा, तभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्य संचालन आरंभ हो पाएगा। फिर एक एग्जाम्पल और हम आपको लिए थे, हरियाणा विधानसभा की बात की हमने, तो हरियाणा विधानसभा में सीटें कुल कितनी है, 90 सीटें हैं, 90 विधायक आते हैं चुनकर। हरियाणा विधानसभा की कोरम गुणपूर्ति कितना होगा, तो 90 का 10वां हिस्सा निकालेंगे, तो 90 का 10वां हिस्सा निकाले, 9 सदस्य आ गया। अब 9 सदस्य, अब देखिए, अब अगर आपको डिफिनीशन याद है कोरम गुणपूर्ति का तो आप गलत नहीं करेंगे। क्या है डिफिनीशन, सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो। इसका मतलब हम 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं तो 9 सदस्य आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो, तो अगर ये बातें ध्यान में रहेगा तो आप कितना लगाएंगे, अगर ऐसा आ गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तो आप 10 सदस्य लगाएंगे, क्योंकि कहा गया है सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो, दोनों में जो अधिक होगा उसी को हम गुणपूर्ति लेंगे। तो सॉल्व करने पे 90 सीट है तो 9 सदस्य आ रहे हैं, लेकिन कितना लेना है, कम से कम देखिए 10 जो भी अधिक हो ये चीजें लेना है, तो इसलिए हम 10 सदस्य है, ये आपको मालूम हो गया होगा गुणपूर्ति का मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के समझाए हम, देखिए 41 सदस्य या 10 जो भी अधिक हो, तो कौन सा अधिक है, 41 सदस्य अधिक है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 सदस्य या 10 सदस्य कौन अधिक है, तो 10 सदस्य क्या अधिक है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जो लिखाए हैं
सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सदन में मतदान किस तरीके से होता है। तो सदन में मतदान के लिए वही है, साधारण बहुमत से मतदान हो सकता है, विशेष बहुमत से मतदान हो सकता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है दोस्तों, सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत 50% +1, ये चीजें है। मतलब साधारण बहुमत, जितने लोग उपस्थित हुए मत दिए उसका क्या 50% +1, आधे से अधिक, ये चीजें हैं। विशेष बहुमत की संकल्पना थोड़ी सी अलग है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। विशेष बहुमत क्या कहता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत तो होना ही चाहिए, लेकिन तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, सदन की कुल सदस्य संख्या का क्या बहुमत भी होना चाहिए तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम क्या 2/3 बहुमत होना चाहिए। यह कब जरूरत पड़ता है, तो जैसे मानिए विधान परिषद का सृजन करना है या समाप्ति करना है, ऐसा प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा पारित करके संसद के पास भेजा जाता है, तो संसद जो साधारण बहुमत से बिल लाकर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है, विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप अनुच्छेद 213 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 213 में क्या बातें उल्लेख की गई? तो अनुच्छेद 213 में जो राज्य विधानमंडल का अगर सत्र नहीं चल रहा, राज्य विधानमंडल के अगर दोनों सदन के सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। तो राज्यपाल जो है अध्यादेश लाते हैं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस कब लाया जाएगा? तो ऑर्डिनेंस लाने के लिए कंडीशन ये है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो। जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, जहां पर एक सदन होगा, अगर एक सदन होगा तो उसको विधानसभा कहेंगे, अगर विधानसभा सत्र में नहीं होगी तब आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और जहां पर 2 सदन होंगे, इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदन सत्र में नहीं है, तब उस स्थिति में क्या है ला सकते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाना, अध्यादेश लाते हैं। मान लीजिए राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाने की परिस्थितियां क्या उत्पन्न हुई, मान लीजिए उस राज्य में ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, ऐसा कोई तात्कालिक सिचुएशन आ गया है कि उस पर कार्रवाई करने के लिए, उस पर विधि निर्माण के लिए सख्त आवश्यकता है। अगर राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल जो है अध्यादेश के माध्यम से कानून बना देंगे। क्योंकि देखिए विधानमंडल का क्या काम है दोस्तों, तो विधानमंडल का काम है दोस्तों कानून का निर्माण करना है। विधानमंडल का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। अब विधानमंडल में सदनों में क्या है, कोई बिल आता है, पारित होता है, उसके बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है, राज्यपाल स्वीकृति दे देते हैं, तो वह बिल कानून बन जाता है। लेकिन अब चूंकि विधानमंडल सत्र में है ही नहीं, उसकी बैठकें ही नहीं चल रही है, तब अब राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से क्या है तत्काल कानून लागू कर देते हैं। ठीक है, ये चीज है। एक अध्यादेश का जीवन काल अधिकतम कितने मास तक हो सकता है? 6 महीने। फिर जब पुनः राज्य विधानमंडल की सदन की जो बैठकें होंगी, तो उसको क्या है 6 सप्ताह के भीतर सदनों द्वारा पारित करना होता है, या अगर पारित नहीं करते हैं तो 6 सप्ताह के बाद क्या है वह ऑर्डिनेंस स्वतः क्या है समाप्त हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ये जो 6 महीने मैक्सिमम है और फिर यहाँ पर प्लस 6 सप्ताह ये भी जोड़ लिया जाए, तो टेक्निकली अगर देखेंगे तो एक अध्यादेश जो है बिना विधानमंडल के पारित किए हुए अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह तक क्या है जिंदा रह सकता है, मतलब उसका कार्यकाल जिंदा रह सकता है। ये चीज है। अब वह अध्यादेश अमर हो जाए, मतलब उस राज्य में हमेशा के लिए बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जब राज्य विधानमंडल की बैठक होगी पुनः, जब राज्य विधानमंडल की बैठक 6 महीने के भीतर पुनः होगी, तब 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों द्वारा उस अध्यादेश पर संकल्प लाके उसको क्या है सहमति, अपनी अनुमति दे देंगे, पारित कर देंगे, तो वह अध्यादेश जो है राज्य में हमेशा के लिए बना रह सकता है। लेकिन यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर जब सदनों का पुनः बैठक होता है, तो पुनः बैठक के 6 महीने के भीतर, ये आपको ध्यान में रखना, पुनः बैठक, जब सदन पुनः बैठक करेगा, जब सदन का पुनः बैठक होगा, विधानसभा और विधान परिषद का जब पुनः बैठक होगा, तो
6 सप्ताह के भीतर सदन द्वारा पारित करना होता है उस अध्यादेश को, तभी वह अध्यादेश हमेशा के लिए उस राज्य में बना रह सकता है। चीजें समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर वही चीजें लिखी है, यदि विधानमंडल का बैठक ही नहीं हुआ तो अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक कार्यकाल जिंदा बना रह सकता है। उसके बाद 6 सप्ताह और ऐड हो जाता है, ये भी कांसेप्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखे है, राज्य विधानमंडल का सत्र बैठक आरंभ हुआ उस तिथि से 6 सप्ताह के भीतर, ये चीजें आपको, ये लाइन बहुत आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल का सत्र बैठक आरंभ हुआ उस तिथि से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह अध्यादेश का कार्यकाल आजीवन तक क्या बना रहता है, लागू रहता है, कानून में हमेशा, मतलब हमेशा क्या है, लागू रहता है। तो मान लीजिए ये चीज है, लेकिन अगर इस 6 सप्ताह के भीतर नहीं पारित कर दिया जाता है तो अध्यादेश क्या स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो अधिकतम का कॉन्सेप्ट है कि एक अध्यादेश जो अधिकतम कितना कार्यकाल बना रह सकता है बिना विधानमंडल के पारित किए हुए, तो यहाँ 6 महीने तक तो अगर विधानमंडल नहीं पारित करती है, ठीक है, ये चीजें हैं। और जो 6 सप्ताह है, मान ली सदन बैठक हो गया, सदन का बैठक मान ली 6 महीने कंप्लीट हो रहा है, उसके आखिरी दिन, 6ठे महीने के आखिरी दिन क्या विधानमंडल का बैठक आरंभ हुआ। टेक्निकली इस बात को समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए 6 महीने अधिकतम कार्यकाल रह सकता है, लेकिन मान लीजिए 6 महीना समाप्त हो रहा है उसकी अंतिम तिथि, मान लीजिए 6 महीना समाप्त के आखिरी दिन क्या है, बैठक विधानमंडल का आरंभ हुआ, तो टेक्निकली आप देखेंगे तो वहां से 6 सप्ताह का जो टाइम पीरियड है वो क्या आरंभ हो जाता है। मान लीजिए 6 महीने के आखिरी दिन, 6ठा महीना का जो आखिरी दिन है उस दिन मान लीजिए विधानमंडल का बैठक क्या आरंभ हुआ, तो आरंभ जब विधानमंडल का बैठक होता तो वहां से 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को पारित करना रहता है। तो आप टेक्निकली देखेंगे तो एक जो है अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह तक क्या है कुल मिलाकर जिंदा रह सकता है, ऐसा कह सकते हैं। उस राज्य में जो है कार्यकाल उसका अध्यादेश का बना रह सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 महीने 6 सप्ताह, ठीक है, ये चीज है। आप अधिकतम पे जो है, यदि राज्य विधानमंडल का बैठक नहीं हुआ तो अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक कार्यकाल जिंदा बना रह सकता है। और इस 6 महीने में अगर मान ली उस आखिरी दिन, 6ठे महीने के आखिरी दिन जो है विधानमंडल का बैठक आरंभ होता है, तो 6 सप्ताह के भीतर कभी तो समय इंतजार किया जाएगा, हो सकता है 6 सप्ताह के भीतर आखिरी दिन विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया गया, 6ठे सप्ताह के आखिरी दिन पारित कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 6 महीने 6 सप्ताह तक अध्यादेश बिना पारित किए हुए रहा, ऐसे आप टेक्निकली समझ सकते हैं। तो इस तरीके से 6 महीने 6 सप्ताह तक कोई अध्यादेश जो है बिना पारित किए हुए जिंदा बना रह सकता है। और अगर राज्य विधानमंडल का सत्र बैठक आरंभ हुआ उस तिथि से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह अध्यादेश का कार्यकाल आजीवन तक बना रहता है, लागू रहता है, हमेशा वो बना रहेगा। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए वही चीज आपको हम समझाए हैं जो टेक्निकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यदि राज्य विधानमंडल की बैठक की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदनों के द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब अध्यादेश का जीवन काल समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अध्यादेश का जीवन काल समाप्त होता है, लेकिन अध्यादेश के द्वारा जो विधि लाई जाती है, जो कानून लागू किया गया, उसका प्रभाव जो होता है वह अनंत काल तक बना रहता है। अध्यादेश का प्रभाव तो हमेशा बना रहता है, अध्यादेश का जो प्रभाव होता है दोस्तों हमेशा रहता है, लेकिन उसका जीवन काल क्या हो, समाप्त हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, अध्यादेश का जीवन काल तो समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रभाव उसका जो होता है हमेशा बना रहता है उस राज्य में, है। लेकिन अध्यादेश को अगर विधानमंडल के द्वारा उस 6 सप्ताह के भीतर उस तिथि से, जिस दिन वह बैठक करते हैं पुनः, यदि राज्य विधानमंडल की बैठक की तिथि से, बैठक कब करते हैं, पुनः बैठक जब करते हैं, ठीक है, ये देना, यदि राज्य विधानमंडल की जो पुनः बैठक की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदनों के द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब अध्यादेश का जीवन काल समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि उस 6 सप्ताह के भीतर, इस 6 सप्ताह के भीतर पारित कर देते हैं अध्यादेश को, तो वह अध्यादेश उस राज्य में हमेशा के लिए बना रहता है। ये चीज हो गया। अब देखिए
विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो विधानमंडल में किस भाषा का उपयोग किया जाए, कोई एक्ट कोई बिल लाया जा रहा है, सदन में जो चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 210 में मिलता है दोस्तों। विधानमंडल में जो प्रयुक्त भाषा का उल्लेख हमको अनुच्छेद 210 में मिलता है। ये कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से, संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से आगामी जो 15 वर्षों तक विधानमंडल की जो समस्त कार्रवाइयां हैं वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक जो है विधानमंडल की समस्त कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, ये चीजें था। फिर उसके बाद देखेंगे साथ ही इसमें बाद में लिखा गया ये सब चीजें। हाँ, हालांकि राज्यपाल जो है विधानमंडल की जो चर्चा विचार विमर्श चल रहा है वो है हिंदी अंग्रेजी भाषा में जो है अन्य भाषा में भी अलाउ कर सकते हैं, ऐसा चीजें था। तो यहाँ पर देखिए कि विधानमंडल में जो प्रयुक्त भाषा में और क्या होगा चीजें, तो यह कि हिंदी अंग्रेजी हिंदी या उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग राज्य विधानमंडल में किया जाएगा। तो अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, या उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है, जो उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा और उस राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस भाषा में क्या है राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयां होगी। और फिर साथ ही लिखा गया दोस्तों कि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में विधि का निर्माण कर सकता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वह विधानमंडल में किस भाषा में कार्रवाइयां होगी, क्या होगा, ये सब चीजें जो है प्रोविजन राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है। लेकिन इतना कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक राज्य विधानमंडल की जो समस्त कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होती रहेगी। तत्पश्चात जो है राज्य विधानमंडल जो है विधि बनाकर भाषा से संबंधित जो प्रोविजन कर सकता है, और अंग्रेजी हिंदी या उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग राज्य विधानमंडल में जो है किया जाता रहेगा। ऐसा चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। विधानमंडल में जो भाषा से रिलेटेड जो प्रोविजन है, किस भाषा का उपयोग किया जाएगा, ये सब चीजें हमको अनुच्छेद 210 में मिलता है देखने को। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सदन में मंत्रियों महाधिवक्ता के अधिकार क्या है। तो सदन में जो मंत्री होते हैं और जो महाधिवक्ता के अधिकार क्या है। महाधिवक्ता का उल्लेख दोस्तों कहाँ मिला है, महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होता है वह है अनुच्छेद 165 में इसका क्या प्रोविजन दिया गया है। किसमें महाधिवक्ता का प्रोविजन सर, अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इस चीज मालूम होनी चाहिए। अब देखिए तो सदन में मंत्रियों महाधिवक्ता के अधिकार क्या राइट है, उसका उल्लेख हमको अनुच्छेद 177 में क्या है देखने को मिलता है। अनुच्छेद 177 में मंत्री और अधिवक्ता के क्या अधिकार है सदनों के संदर्भ में उसका उल्लेख किया गया है। देखिए तो ये जो मंत्री होते हैं और जो महाधिवक्ता है वह सदन की किसी भी कार्रवाई में क्या, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, किसी भी सदन की कोई भी कार्रवाई हो रही है उसमें क्या भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई समिति है उसमें भी वह भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, चर्चा विचार विमर्श में क्या है प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन वे मतदान नहीं करते हैं, चूंकि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह कहीं भी मतदान नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, अगर मान लीजिए मंत्री विधानसभा का सदस्य तो वहां पर वोट देगा, यदि विधान परिषद का सदस्य तो वहां पर वोट देगा, ऐसा है। तो मंत्री जिस सदन के सदस्य है वहां उस सदन में मत दे सकते हैं। लेकिन मंत्री जो है विधानसभा विधान परिषद किसी भी सदन में जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पर नोट कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये नोट आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद होनी चाहिए। देखिए क्या है, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्र अवसान के कारण वैधगत नहीं होगा। वैधगत का मतलब होता है समाप्त। मान लीजिए कोई बिल विधान परिषद में आया या विधानसभा में आया, कुछ दिन वहां पर चर्चा विचार विमर्श चला, तब तक सत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो सत्र के समाप्त, सत्र अवसान होने से कोई बिल समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगली सत्र जब आएगा, अगले सत्र में क्या उस बिल पे फिर पुनः चर्चा परिचर्चा होगा, तब पारित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो देखिए पहला पॉइंट याद होना चाहिए दोस्तों, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्र अवसान के कारण वैधगत नहीं होगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन पर वैधगत नहीं होगा, मतलब समाप्त नहीं होगा। मतलब मान लीजिए ऐसा कोई बिल जो विधान परिषद में अभी लंबित है, विधानसभा ने उसे पारित ही नहीं किया है और इसी बीच विधानसभा का विघटन हो जाता है, तब वह बिल क्या है, समाप्त नहीं होगा। फिर जब नई विधानसभा गठित होगी
पुनः विधान परिषद में वो लंबित विधेयक पे चर्चा परिचर्चा होगा, वहां से पारित करने के बाद विधानसभा के पास भेजा जाएगा। ये चीज है। किसी राज्य के विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन पर वैधगत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन पर वैधगत हो जाएगा, विधान परिषद के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। तो यदि कोई बिल जो राज्य की विधानसभा में लंबित है या विधानसभा द्वारा पारित करके विधान परिषद में भेज दिया गया है, विधान परिषद में बिल लंबित है और इसी बीच विधानसभा का विघटन हो जाता है, तो वह बिल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये बारीकियां आप ध्यान में रखिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन पर वैधगत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों, विधेयक के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे। देखिए, सरकारी विधेयक किसे कहेंगे, गैर सरकारी विधेयक किसे कहेंगे। तो सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है। इसका मतलब वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित जो मंत्रिपरिषद होता है उसका क्या सदस्य होता है, उसका मंत्री पद को धारण किया हुआ। तो ये चीज है। तो सरकारी विधेयक मतलब राज्य का मंत्रिपरिषद का अगर कोई सदस्य है, मतलब मंत्री है, कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, मंत्री के द्वारा लाए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। ऐसे राज्य विधानमंडल के सदस्य जो मंत्री नहीं है, मतलब राज्य विधानमंडल के ऐसे सदस्य, ये सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, उनके द्वारा लाए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब गैर सरकारी विधेयक लाने के लिए 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, यहाँ पर इस 1 सप्ताह का ही नोटिस देना पड़ता है। फिर अगर मंत्री के द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो वह जल्दी से, मतलब अनुमति भी मिल जाता है और जल्दी से वो लाया जा सकता है सदनों में। लेकिन यहाँ पर अगर कोई निजी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य है, उसको कोई बिल लाया जाता है तो उसको क्या 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। विधान सभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी को 1 महीने पहले क्या नोटिस देना होता है कि हम बिल लाना चाहते हैं। ये सब चीजें हमारे लिए आपको मालूम है। तो सरकारी बिल उसे कहते हैं या सरकारी सदस्य उसे कहते हैं जो मंत्री होता है। ठीक है, मंत्री के द्वारा लाए गए बिल को क्या सरकारी विधेयक कहते हैं। ये चीज अब देखेंगे दोस्तों, जो धन विधेयक, जो धन विधेयक का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 199 है उसमें धन विधेयक का उल्लेख किया गया। राज्य का जो धन विधेयक है, राज्य का जो धन विधेयक है, राज्य से रिलेटेड जो धन विधेयक है दोस्तों, जो राज्य से रिलेटेड मनी बिल है, उसका उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में किया गया। अब मनी बिल को, राज्य से रिलेटेड जो मनी बिल है उसको लाने कौन ला सकता है, मंत्री के द्वारा ही लाया जा सकता है। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, और ये आप समझ गए होंगे मैटर को। चलिए, बिल क्या होते हैं दोस्तों, तो बिल वही है, कानून प्राथमिक स्टेज है, बिल लाया जाएगा, उस पर प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। प्रथम वाचन में क्या होता है दोस्तों, प्रथम वाचन में मान लीजिए कोई बिल है दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर आपको मालूम, तो अगर कोई बिल आया है तो दोस्तों 3 स्टेज होता है, प्रथम, सेकंड, थर्ड। कोई भी बिल आया जाए, चाहे मंत्री के द्वारा लाया जा रहा हो या कोई निजी सदस्य के द्वारा लाया जा रहा हो। ठीक है, तो पहले वाचन में क्या होता है, जो जिसके द्वारा बिल लाया जाता है उस बिल का परिचय बताता है, फिर उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, उस बिल को पर चर्चा परिचर्चा होती है, जो राज्य विधानमंडल की जो विभिन्न समितियां होती है उनके द्वारा क्या है, जैसे प्रवर समिति है और भी जो है, उसके द्वारा विधेयक पर क्या है जांच पड़ताल किया जाता है, और लोगों से, जो जनता से, उस राज्य की जो जनता है उनसे भी क्या है, उस पर क्या है अपना फीडबैक मांगा जाता है, उनसे भी राय लिया जाता है। ये सब चीज मतलब जो द्वितीय स्तर होता है, किसी बिल का जो सेकंड मतलब स्तर लेवल होता है, उसमें बिल पर व्यापक स्तर पे क्या चर्चा परिचर्चा चलती है। ठीक है, और तीसरे स्तर पे जो तृतीय वाचन में बिल पे क्या है, विधानसभा में और विधान परिषद में क्या है, उस बिल को क्या है पारित किया जाता है। तो प्रत्येक सदन में कोई बिल होता हुआ 3 स्तर से होकर गुजरता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, तो तृतीय वाचन में क्या, बिल पर स्वीकृति मिलेगी या अस्वीकृति होगी, सदनों के द्वारा बहुमत से क्या उस बिल को पारित किया जाता है। फिर यहाँ से तीनों स्टेज से कोई बिल गुजर जाता है तो वह पारित होने के बाद क्या है, राज्यपाल के पास जाता है। तो कोई भी बिल हो, चाहे
मंत्री के द्वारा लाया जाए या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जाए, ये 3 स्तर है। अगर सरकारी विधेयक रहेगा उसको भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और गैर सरकारी विधेयक रहेगा उसको भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। 3 वाचन होते हैं, उसके बाद बिल पारित हो जाता है। पारित होने के बाद कहा जाएगा दोस्तों, तो है राज्यपाल के पास जाता है स्वीकृति के लिए, ठीक है, वाचन। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। प्रथम वाचन में क्या, मंत्री के द्वारा अगर कोई बिल लाया जा रहा है तो उस बिल से रिलेटेड जो बातें हैं उसकी जो परिचय को बताया जाता है, फिर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। द्वितीय लेवल पे उस बिल से रिलेटेड विभिन्न प्रावधानों पे खंडवार चर्चा परिचर्चा होती है। जो विधानमंडल की समितियां होती हैं उनके द्वारा, विभागीय जो समितियां होती हैं, अन्य जो समितियां होती हैं उनके द्वारा जांच किया जाता है। जनता से भी क्या फीडबैक मांगा जाता है, उस पर राय मांगा जाता है। तो इस तरीके से द्वितीय लेवल पे जो द्वितीय वाचन होता है, व्यापक परिचर्चा होती है। तीसरे स्तर पे उस बिल को क्या है, विधानसभा के द्वारा पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन भी क्या, प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन के माध्यम से जो है बिल पे व्यापक चर्चा परिचर्चा होती है, पारित कर दिया जाता है। दोनों सदनों के द्वारा जब पारित हो गया तो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए चला जाता है। राज्यपाल जब स्वीकृति दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो वह कानून बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल, तो बिल अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए साधारण विधेयक, धन विधेयक जो मनी बिल है, और वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल है। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण विधेयक की बात करें तो ऑर्डिनरी जो बिल होता है, तो जो ऑर्डिनरी बिल है वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे विधानसभा में लाइए, चाहे विधान परिषद में लाइए, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में लाइए या लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाइए, कहीं भी ला सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल होता है दोस्तों, उसको केवल कहाँ लाया जा सकता है, विधानसभा में। जो मनी बिल है, जो मनी बिल है उसको केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें मनी बिल का उल्लेख कहां पर किया गया, अनुच्छेद 199 में किया गया। इसे केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, केवल मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, धन विधेयक को राज्यपाल को क्या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा, धन विधेयक राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए क्या नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए क्या है नहीं लौटा सकता है। मतलब सदनों को जो है विधानसभा विधान परिषद को क्या है, मनी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। तो धन विधेयक जो है केवल विधानसभा में लाया जाएगा, केवल मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, विधानसभा से पारित होकर राष्ट्र यहाँ विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद उस मनी बिल को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंस बिल जो वित्त विधेयक का जो प्रोविजंस है वह अनुच्छेद 207 में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 207। तो अनुच्छेद 207 में कहा मिलता है, वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल क्या कहलाता है। तो विधेयक में साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, और क्या है, वित्त विधेयक हो गया। ठीक है दोस्तों, और ऐसा बिल जो न तो धन विधेयक हो ना ही वित्त विधेयक हो, तो वह क्या कहलाएगा, साधारण विधेयक कहलाएगा। तो ऐसा कोई बिल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 207 में जो प्रोविजंस दिया गया उन बातों का उल्लेख ना किया गया हो, और अनुच्छेद 199 में जो दिए गए प्रोविजंस है उसका उल्लेख ना हो, तब वह ऐसा बिल क्या कहलाएगा, साधारण बिल कहलाएगा। तो साधारण विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसमें धन विधेयक से संबंधित और वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान ना हो। ठीक है, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक होते हैं वे साधारण विधेयक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। अब यहाँ पर देखेंगे धन विधेयक को राज्यपाल क्या पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। धन विधेयक और विधेयक के संदर्भ में जो है विधानसभा को क्या बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे विधानसभा द्वारा किसी साधारण विधेयक को पारित कर विधान परिषद को भेजा जाता है। तो मान लीजिए विधानसभा द्वारा पारित कर किसी साधारण विधेयक को क्या है विधान परिषद को भेजा जाता है, तो विधान परिषद क्या कर रही है, मान लीजिए विधान परिषद उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, विधान परिषद में विधेयक 3 महीने तक रोक लिया जाए, विधान परिषद के द्वारा उस विधेयक को 3 महीने तक क्या है रोक लिया गया। विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है। चलिए फिर क्या होगा, विधानसभा ने पारित करके किसी साधारण विधेयक को
विधान परिषद के पास भेजा गया तो विधान परिषद ने के पास 3 स्थितियां हैं, वो कुछ भी कर सकती है उस बिल के साथ। उस बिल को अस्वीकार कर दे विधान परिषद, या विधान परिषद उस बिल को 3 महीने तक रोके रखे अपने पास, या विधान परिषद ऐसा संशोधन कोई प्रस्तुत कर दे बिल में जिससे विधानसभा के हाउस सहमत ना हो। ये चीजें हो गया। फिर उस बिल को विधानसभा पुनः पारित कर विधान परिषद को क्या है भेजती है। तो बिल जो है पुनः पारित करके विधानसभा के द्वारा विधान परिषद को क्या भेजा जाता है, पुनः पारित करके क्या भेजा जाता है। अब फिर क्या होगा, विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधान परिषद ऐसे संशोधनों सहित पारित करती है जिससे विधानसभा सहमत ना हो, या विधान परिषद में पुनः विधेयक को आए 1 महीने बीत गए हो, मतलब विधानसभा के द्वारा पारित करके पुनः जो विधेयक भेजा गया फिर विधान परिषद ने उसको 1 महीने तक रोके रखा। तो इस तरीके से देखेंगे विधान परिषद अधिकतम किसी बिल को 4 माह तक रोक सकता है, 4 महीने तक ही किसी बिल को रोक सकता है। 4 महीने के बाद वह स्वतः माना जाएगा कि राज्य विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों द्वारा बिल पारित कर दिया गया और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए चला जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पहली बार में विधान परिषद 3 महीने के लिए कोई बिल रोक सकता है अपने पास, और दूसरी बार 1 महीने के लिए रोक सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर हुआ है 4 माह तक है। कुल मिलाकर कितना रोक सकता है दोस्तों, 4 महीने तक किसी विषय पे कानून बनने से क्या है विधान परिषद के द्वारा रोका जा सकता है। यह केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में है। धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए समय मिलता है। 14 दिन में अगर पारित कर देती है विधान परिषद तो ठीक है, उसे माना जाता है कि विधान परिषद ने भी पारित कर दिया। लेकिन जब साधारण विधेयक रहेगा तो साधारण विधेयक के संदर्भ में यह है कि विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है, फिर पुनः वह क्या विधान परिषद में जा रहा है स्वीकृति के लिए, तो विधान परिषद जो उस बिल को अधिकतम 4 माह तक क्या रोक सकती है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं कि विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी बिल को विधान परिषद अधिकतम कुल मिलाकर कितनी माह तक रोक सकती है, तो अधिकतम कुल मिलाकर 4 माह तक जो 4 महीने तक रोक सकती है। ये चीजें है क्योंकि विधानसभा को क्या बहुत अधिक शक्तियां मिली हुई है, यहाँ पर सिर्फ 4 महीने तक ही खाली विधान परिषद क्या रोक सकती है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो विधान परिषद देखिए साधारण विधेयक विधानसभा द्वारा पारित की कोई ऑर्डिनरी बिल था, उस ऑर्डिनरी बिल को क्या पारित किया गया विधानसभा द्वारा पारित करके भेजा गया विधान परिषद को, तो 3 महीने रोक सकती है। फिर पुनः उस बिल को पारित कर विधानसभा भेजता है, कहाँ भेजेगा विधान परिषद को भेजता है, और फिर वह 1 महीने ही रोक सकती है। तो कुल मिलाकर 4 महीने तक ही विधान परिषद किसी विषय पे कानून बनने से, किसी विषय कानून बन जाए उस पर कितने महीने तक वो रोक सकती है, अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकती है। और अगर पारित करके पहले भेज देती है तो और अच्छी बात है, तो नहीं पारित करके भेजती है तो अधिकतम 4 महीने तक ही विधान परिषद किसी बिल को रोक सकती है, और उसके बाद स्वतः माना जाएगा कि विधान परिषद ने भी क्या बिल को पारित कर दिया है। ये चीजें है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि यह माना जाएगा कि वह साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा भी क्या पारित हो गया। ये चीजें आपको 3 महीना और 1 महीने का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, टोटल मिला के 4 महीने तक ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पारित कर, अब मान लीजिए विधान परिषद ने लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल को पारित किया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा कोई साधारण बिल को पारित कर जब विधानसभा को भेजती है तो क्या होता है वहां पर देखिए विधानसभा विधेयक को स्वीकार कर लेगी। तो अगर विधेयक को विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जा रहा है तो वह पारित होने के बाद कहा राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल अगर अनुमति दे देंगे तो वह कानून बन जाएगा। और यदि विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पारित करके जब विधानसभा को भेजा जाता है और विधानसभा अगर विधेयक को अस्वीकार कर दे तो वहीं पर विधेयक क्या होता है समाप्त हो गया, वहीं पर विधेयक क्या होता है समाप्त हो जाता है। अब यदि मान लीजिए विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पारित करके जब विधानसभा को भेजा जाता है तो विधानसभा ऐसे संशोधन प्रस्तुत कर दे तो फिर वह विधान परिषद के द्वारा अप्रूवल होने के लिए जाएगा उसको पारित करने के लिए। ये सब चीजें हैं। और अगर पुनः पारित करके भेजती है तो विधानसभा पुनः उस पर मान लो कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे विधानसभा को जो है कानून के साथ बनाने के लिए अधिक शक्तियां दी गई है। हालांकि विधान परिषद के पास कुछ समय तक बिल को क्या है रोकने की क्षमता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल विधान परिषद के द्वारा ही पारित करके विधानसभा को भेजा जा रहा है तो विधानसभा इस मामले में बहुत ज्यादा शक्तियां रख रही है। देखिए अगर विधान परिषद द्वारा कोई बिल पारित होकर विधानसभा के पास आया और विधानसभा उस बिल को अस्वीकार कर देती है तो वह बिल स्वतः समाप्त हो जाता है।
ये चीज है। और अगर कोई विधानसभा ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर दे तो संशोधन को विधान परिषद क्या है, मानने के लिए बाध्य है। और अगर नहीं मानेगी तो फिर पारित होकर आएगा तो विधानसभा क्या है, अगर अस्वीकार कर देगी तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कानून बनाने के लिए है विधानसभा को जो है अधिक शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे, देखिए मनी बिल का अब डिफिनेशन, मनी बिल में किन बातों को रखा गया है ये चीजें मालूम होनी चाहिए। कोई बिल मनी बिल है, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कौन लेगा। कोई बिल मनी बिल है, उस पर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय विधानसभा जो स्पीकर है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। देखिए अब धन विधेयक की जो परिभाषा है, तो राज्य के अंतर्गत जो मनी बिल है वह है, उसका उल्लेख कहां पर किया गया, अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन कोई बिल धन विधेयक कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा, उसमें किन बातों का प्रोविजन होना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। अगर राज्य सरकार के द्वारा किसी कर का अधिरोपण किया जा रहा है, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन किया जा रहा है, इसके लिए राज्य विधानमंडल में विधि लेकर आएंगे। उससे रिलेटेड जो बातें होंगी, राज्य द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई धन उधार लिया गया है तो उसको विनियमित करने के लिए कोई विधि बनाना। राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। तो राज्य की जो संचित निधि है, अब राज्य की संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों बताइए। तो अनुच्छेद जो 266 ये क्या है, संचित निधि है। क्या है दोस्तों, ये संचित निधि है, डायरेक्टली आ सकता है। राज्य की संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में किया गया। अनुच्छेद 266 की क्लास 1 भी कह सकते हैं। और अनुच्छेद 267 का क्लास 2 में किसका उल्लेख किया गया है, तो जो आकस्मिकता निधि है, कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में किया गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 266 का क्लास 1। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 266 का क्लास 1, और ऐसे भी आ सकता है अनुच्छेद 266 में क्या है, राज्य की संचित निधि का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 267 क्लास 2 में जो है राज्य की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है, जो कंटिजेंसी फंड है उसका उल्लेख किया गया है। कंसोलिडेटेड फंड जो है अनुच्छेद 266 क्लास 1 में है, और कंटिजेंसी जो फंड है अनुच्छेद 267 क्लास 2 में है। ठीक है, आकस्मिकता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे राज्य की संचित निधि से कोई धन अगर विनियोग करना है वो मनी बिल कहलाएगा। किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना है या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना है, मनी बिल कहलाएगा। तो राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, तो क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों मनी बिल जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, मनी बिल के अंतर्गत जो राज्य की संचित निधि है, राज्य का जो आकस्मिकता निधि है, राज्य की जो लोक लेखा निधि है, उसमें से कोई धन निकाल रहे हैं, कोई धन आपको डाल रहे हैं, तो राज्य सरकार की जो समस्याएं हैं, जो व्यय है उसको क्या संचित निधि से अगर कोई धन निकालना है तो पहले राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। आकस्मिक निधि है, राज्य विधानमंडल के द्वारा कंटिजेंसी फंड का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो लोक लेखा में जो फंड आता है, तो कोई भी फंड निकालना है उसकी अभिरक्षा में, उससे व्यय कुछ करना है, तो उसके लिए राज्य विधानमंडल में पहले विधि लाना पड़ता है। वो विधि के द्वारा जो है अनुमति प्राप्त होती है, तब राज्य सरकार जो है क्या उस पैसे को खर्च कर सकती है, पैसा निकाल सकती है। इस तरीके का प्रोविजन है। तो ये सब जो है मनी बिल है। तो मनी बिल पहले विधानसभा में पारित करना होता है, फिर विधान परिषद में जाता है, वहां से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है, स्वीकृति दे देते हैं, तब राज्य सरकार जो है राज्य की संचित निधि का उपयोग कर सकती है, आकस्मिकता निधि, लोक लेखा निधि है, ये सब चीजें हैं। तो राज्य की जो आय है उसको लोक लेखा निधि में, संचित निधि में रखा जाता है, फिर उसको सरकार वहां से व्यय करने के लिए विनियोग विधेयक लेकर आती है, तो पैसा निकालने की अनुमति मिल जाती है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका उल्लेख धन विधेयक का उल्लेख कहां पर किया गया, अनुच्छेद 199 में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक में अंतर। तो यहाँ पर दो विधेयक हमने लिया है, एक साधारण विधेयक लिया और क्या है, मनी बिल लिया है, मतलब धन विधेयक को लिया। देखिए
साधारण विधेयक क्या होता है, तो यह विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन में क्या है, साधारण विधेयक को, ऑर्डिनरी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो मनी बिल है, यह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, ऐसा राज्य विधानमंडल का सदस्य जो मंत्री ना हो उसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो साधारण विधेयक को मंत्री के द्वारा भी लाया जा सकता है और गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक को लाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की मंजूरी लेना पड़ता है। उनकी सिफारिश के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधारण विधेयक को विधान परिषद, साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार 3 महीने के लिए और दूसरी बार 1 महीने के लिए रोक सकता है। मान ली विधानसभा के द्वारा कोई बिल पारित करके, साधारण बिल विधानसभा के द्वारा साधारण बिल पारित करके विधान परिषद में भेजा गया, तो विधान परिषद पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकती है, फिर पुनः उस बिल को विधानसभा के द्वारा पारित करके विधान परिषद को भेजा जाता है, तो वह दूसरी बार विधान परिषद 1 महीने के लिए उस बिल को रोक सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए विधान परिषद रोक सकता है। इसके बाद जैसे समय बीतेगा माना जाएगा कि विधान परिषद ने भी बिल को पारित कर दिया है, राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए चला जाता है। ठीक है, ये चीजें है। लेकिन देखिए, जब विधानसभा धन विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन के भीतर पारित कर विधानसभा को लौटा देना पड़ता है। तो 14 दिन का खाली है। अगर विधान परिषद पारित करके लौटा देती है तो ठीक है, अगर नहीं लौटाती है तो माना जाता है कि उस धन विधेयक को विधान परिषद ने भी पारित कर दिया। इस तरीके से देखेंगे, धन विधेयक के संदर्भ में बहुत अधिक शक्तियां विधानसभा को दी गई है, ये चीजें मालूम आपको होना चाहिए। और ओवरऑल राज्य में विधानमंडल में जो विधानसभा है उनको कानून बनाने के संदर्भ में बहुत अधिक व्यापक शक्तियां दी गई है। अब देखिए, विधान परिषद एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है, 4 महीने तक रोक सकती है, और विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यह है, धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा लाया जाएगा, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, केवल राज्यपाल के अनुसार पर ही धन विधेयक को लाया जाएगा। धन विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देंगे या स्वीकृति रोक लेंगे, पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। राज्यपाल धन विधेयक पर क्या करेंगे, 2 ऑप्शन इनके पास है, तो स्वीकृति देंगे, स्वीकृति दे देंगे या रोक लेंगे, कुछ नहीं करना है। मनी बिल को क्या अपने पास रोक लिए हैं, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल के पास धन विधेयक के संदर्भ में उस धन विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं। लेकिन एक साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास क्या शक्तियां है, तो राज्यपाल जो एक साधारण विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकते हैं। ये सब शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, और साधारण विधेयक के संदर्भ में कोई अन्य बातें हैं तो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भी क्या आरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप दोस्तों देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए वही चीजें देखिए, वित्त विधेयक का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, तो वित्त विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 207 में किया गया है। वित्त विधेयक का उल्लेख कहां किया गया दोस्तों, तो वित्त विधेयक का जो उल्लेख, फाइनेंस बिल का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो अनुच्छेद 207 में जो है फाइनेंस बिल का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंस बिल किसे कहेंगे, तो यहाँ पर फाइनेंस बिल देखिए केवल विधानसभा में आरंभ या प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, जो फाइनेंस बिल होता है उसको केवल विधानसभा में आरंभ या प्रस्तुत किया जा सकता है, ये चीजें हैं। फिर राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय जो अनुच्छेद 199 के दायरे में नहीं है, जो धन विधेयक नहीं है, तो फाइनेंस बिल ऐसा बिल होता है जो जिसमें जो है राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, जिसमें
राज्य की संचित निधि पर क्या है, भारित व्यय सम्मिलित होता है, लेकिन वह जो है अनुच्छेद 199 के क्या है, दायरे में नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 199 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 199 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो ऐसा व्यय जो राज्य की संचित निधि पर भारित है लेकिन अनुच्छेद 199 के दायरे में नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, वित्त विधेयक कहेंगे, फाइनेंस बिल कहेंगे। तो फाइनेंस बिल किसे कहेंगे, फाइनेंस बिल उसे कहते हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 207 में किया गया है। अनुच्छेद 207 में क्या बातें हैं, वह राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा लेकिन अनुच्छेद 199 के दायरे में नहीं आएगा, उसे हम वित्त विधेयक कहेंगे। इसमें जैसे जुर्माना हो गया, कोई पेनाल्टी लगा, अनुगत्यों से प्राप्त आय, जो एडवर्टीजमेंट से जो आय प्राप्त होता है, फीस से प्राप्त आय हो गया, स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए जो कर होते हैं, जो टैक्सेस से जो प्राप्त आय होते हैं, वे सब से रिलेटेड जो प्रोविजंस में अगर कोई परिवर्तन करना है, कोई विनियमन करना है, तो उससे रिलेटेड जो बिल होता है वह क्या कहलाता है, फाइनेंस बिल कहलाता है। और इसे केवल विधानसभा में आरंभ या प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और फाइनेंस बिल किसी ऋण खंड से संबंधित होता है जो विशेष मामले से ना है, ठीक है। तो और जो है अनुच्छेद जो है 199 अर्थात धन विधेयक के दायरे में ना आता हो, वे सब क्या कहलाते हैं, फाइनेंस बिल कहलाते हैं। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मनी बिल क्या है, तो मनी बिल जब विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस पर क्या अपनी अनुमति दे सकते हैं या अनुमति क्या है रोक सकते हैं, ये चीजें मालूम होना चाहिए। तो मनी बिल के संदर्भ में राज्यपाल के पास दो अधिकार है, वह अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं। धन विधेयक को सदनों को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो धन विधेयक को अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर साधारण विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल स्वीकृति देंगे या अस्वीकृत कर देंगे या अपने पास रोक लेंगे या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे या राष्ट्रपति के लिए क्या विधेयक को आरक्षित कर लेंगे। तो एक साधारण विधेयक से संबंधित कई प्रकार के राइट मतलब राज्यपाल के पास है, ठीक है। स्वीकृति दे देंगे तो कानून बन जाएगा, अस्वीकृत कर देंगे तो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा, और पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो सदनों के द्वारा पुनः पारित करके राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे देंगे। फिर अगर विधेयक को रोक लिए हैं तो रोके हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को आरक्षित रख लिया गया राज्यपाल के द्वारा है। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों जो राज्य विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया है उसमें साधारण विधेयक, जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, सरकारी विधेयक क्या कहलाता है, गैर सरकारी विधेयक, और जो राज्य विधानमंडल में विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया है, राज्यपाल की जो भूमिका है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पर सेशन को रिवाइज कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।